हेलो एंड वेलकम टू एन्जॉय लर्निंग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी 12th क्लास की सीरीज़ और आज हम आ गए हैं उसके चैप्टर नंबर 3 पे जिसका नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। तो फिर उसकी अर्ली सोसाइटीज़, ये भी 600 BC से 600 सी के बीच का टाइम है जो कि हमें बताया गया है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो है ना कनेक्टेड है। जैसे फर्स्ट तो हड़प्पन है, ठीक है, वो तो अलग है, वो तो काफ़ी पहले की सोसाइटीज़ के बारे में। लेकिन इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना वो भी कनेक्टेड है, जिसमें कि फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में था। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर और उसके नेक्स्ट जो बुद्धिज़्म वाला चैप्टर आएगा वो भी कनेक्टेड होगा। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वाले चैप्टर्स भी देख लें। ठीक है, तो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, पॉलिटिकल लाइफ के चेंजेस आ रहे थे। तो उसके जो चेंजेस थे ना, ये इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंजेस जो थे वो सोसाइटीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कैसे करेंगे अब? ठीक है, अब ये लगा लो कि एग्रीकल्चर का वो बढ़ रहा था, एक्सटेंड हो रहा था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इस लैंड पे होता था, अब जहाँ पे नहीं होता था वहाँ पे क्या होंगे? फॉरेस्ट होंगे या फिर लोग रह रहे होंगे। तो फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, उनको उनके ऊपर भी इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ा। कैसे इम्पैक्ट पड़ा कि अब भाई एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, वो फॉरेस्ट वाले लोगों को हटा के, उन फॉरेस्ट को काट के अब एग्रीकल्चर वहाँ तक एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो सोशल लाइफ है वो भी चेंज हो रही होगी, है ना। अब देखो, अब जिनके पास ज़्यादा लैंड होगी, जिनके पास ज़्यादा लैंड होगा तो फिर वो तो अमीर होंगे। तो फिर ऐसे ऐसे जो सोसाइटी में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा था, उससे क्या होता है, सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे थे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हमें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है कि कैसे कैसे जो है सोशल चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, वो हमें पता चलता है टेक्स्ट से। तो फिर क्योंकि कई टेक्स्ट में क्या है, सोशल बिहेवियर को बताया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, और कई टेक्स्ट में सोशल सिचुएशंस को बताया गया था। और हमें इंस्क्रिप्शन से भी इन चीज़ों, जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें ये महाभारत का है। ये देखो, ये रथ चल रहा है और ये रथ में बैठा हुआ है, ये तीर चला रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंस्क्रिप्शन से भी हमें उधर उस टाइम के सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ओके, देखो, जैसे कि हर एक टेक्स्ट जो होता है ना वो अलग अलग होता है और वो हर अलग अलग इंसान के द्वारा लिखा गया होता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के, तो और क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों के द्वारा लिखा गया होता है, तो फिर हमें ये चीज़ इस पूरे चैप्टर को पढ़ते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसने वो कंपोज किया है, हु कंपोज एंड फॉर हुम, किसके लिए कंपोज किया गया है। ये चीज़ हमें पूरे इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें हम पूरे में ही महाभारत को बेस लेके और उस टाइम की सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर इसके बाद इसमें यही बताया गया है कि ये जो महाभारत है ये ऐसे काफ़ी बड़ा जो है एपिक है। एपिक मतलब ये होता है कि बोल बोल के सुनाने वाला, कि मान लो कि पहले के लोगों ने कुछ कहानी सुना दी, फिर वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन अब ये महाभारत हमारे पास तो भाई रिटर्न फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास में जो रिटर्न फॉर्म है वो कैसे है? ठीक है, वो हम लोग अब चैप्टर शुरू होगा तब पढ़ेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है, तो फिर द पीरियड 1000, लगभग ये जो महाभारत है ना 1000 ईयर्स तक बोली जा रही थी, मतलब कि एक जनरेशन से एक जनरेशन में ट्रांसफ़र की जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने, ये बेसिकली क्या है ये तो सबको ही पता है कि वॉरिंग कजिन्स के बारे में, कजिन्स के बीच में जो वॉर है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। अब महाभारत जो है वो बनाई कैसे गई, मतलब कि एक जो बुक इस टाइम पे महाभारत की पढ़ते हैं, जो बुक्स आती हैं वो कैसे बनाई गई, वो कैसे बनी है टोटल, वो देखते हैं। देखो भाई, तो 1990 में एक बहुत ही जैसे बड़ा प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसकी लीडरशिप में शुरू किया गया? वी एस सुकथांगा की लीडरशिप में जो है 1919 में ये शुरू किया गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और फिर क्या किया कि जो महाभारत थी ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो महाभारत थी वो अलग अलग, मतलब कि मान लो कि इधर एक एरिया है तो फिर इसमें इसी लैंग्वेज में महाभारत बोली जाती होगी, इधर तमिल में अलग लैंग्वेज में बोली जाती होगी, नॉर्थ इंडिया में अलग लैंग्वेज में, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी में बोली जाती होगी, संस्कृत में बोली जाती होगी, इधर तमिल में बोली जाती होगी, कश्मीर में अलग होगी, नेपाल तक अलग होगी। ठीक है, तो फिर ये जो सारे वर्सेस थे, ये इन टीम ने क्या किया, इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। और कलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो कॉमन चीज़ें थी, जो कॉमन और मोस्ट वर्जन्स में जो कॉमन इनको मिला,
उन्होंने क्या किया, उसको लिख दिया और इसको कंप्लीट करने में 47 ईयर्स का, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 47 ईयर्स लगे थे। 47 मतलब कि 18 दिन का युद्ध था ये जो था महाभारत का। 18 डेज़ का था वॉर। और उसको वो मतलब कि इसको कंक्लूड करने में, सारी चीज़ों को पढ़ के उनमें कॉमन निकालने में उसको 47 ईयर्स लग गए उनकी टीम को। और वो टोटल बने 30,000 पेजेस की बन गई। ठीक है, अब ये बन तो गई, लेकिन अब इसमें ऐसा भी था कि कुछ कुछ में अलग अलग, कुछ कुछ चीज़ें अलग थी, काफ़ी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या थी, अलग थी, वेरिएशंस थे। तो उन्होंने क्या किया, उन वेरिएशंस को फुट नोट्स में लिख दिया। जैसे ये कि पूरा पेज लिख दिया, ठीक है, ये पूरा पेज लिख दिया, लेकिन फुट नोट्स में वो लिख दिया कि तमिल में ऐसा है, तमिल वाले में ऐसा बताया गया, या फिर कश्मीर वाले में इस चीज़ को ऐसे ऐसे बताया गया। ठीक है, ऐसे, है ना। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने लिख दिया। अब आप ये लोग देखेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेरिएशंस कैसे है, भाई कहानी तो एक ही है, लेकिन वेरिएशंस कैसे हैं। नहीं, वेरिएशंस ऐसे इसलिए हैं क्योंकि मान लो कि हमारा कल्चर अलग है और उन किसी और का कल्चर अलग है, तो फिर हम जो स्टोरी सुनते हैं वो हमारे कल्चर की स्टोरी सुनते हैं, कि अपने ट्रेडिशंस की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन कहीं और ट्रेडिशंस अलग हैं, तो फिर वो थोड़ी स्टोरी में फेरबदल करके अपने अनुसार जो है स्टोरी बताते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वेरिएशंस नॉर्मली मिलते हैं हमें। देखो, जैसे कि अब मान लो कि बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, है ना। तो नॉर्मली जो इंसान होगा उसको क्या लगेगा कि ये जो सारे ग्रंथ हैं ये सारे फॉलो होते थे और ये यूनिवर्सल थे, और संस्कृत में ग्रंथों में जो भी ब्राह्मण्स लिख दिया वो सब जगह फॉलो होता था, प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन तब स्कॉलर्स ने ऐसे स्टडी करना शुरू किया ट्रेडिशंस को, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो लोग क्वेश्चन करते थे। लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था और इवन रिजेक्ट भी कर दिया था। जैसे कि मान लो ब्राह्मण जैसे बोल रहे हैं कि शूद्रास जो हैं वो स्लेव्स ही रहेंगे, तो फिर पहले तो वो क्वेश्चन करते थे कि भाई सब क्यों रहेंगे स्लेव्स, ठीक है। और फिर तब ब्राह्मण्स के पास कोई भी इस चीज़ का ऐसे एक्यूरेट आंसर नहीं मिला, और या फिर आंसर उन्हें पसंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, भाई साहब हम नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि क्षत्रिय ही किंग बनेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया कि क्षत्रिय ही किंग क्यों बनेंगे, हम क्यों नहीं बन सकते। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले कि क्या क्या चीज़ें रिजेक्ट की गई, क्या क्या जो थे एक्सेप्शंस थे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, किंगशिप एंड मैरिज रूल्स। मैरिज मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिस। देखो, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज़ कैसी थी। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ फैमिलीज़ का। जैसे कि इस टाइम पे हम लोग क्या मानते हैं कि हमारी फैमिलीज़, हमारे कज़न्स वगैरह, हमारी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जो हम लोग एक घर की छत पे रहते, एक छत के नीचे रहते हैं, वो लोग हम लोग फैमिलीज़ हो गए हैं। ठीक है, ऐसे कि मैं, मम्मी पापा, ऐसे ऐसे कज़न्स, ओके। लेकिन कई जगह क्या होता था, कई जगह ये भी होता था कि जो कज़न्स होते थे उनको फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाता था। वो भी हम लोग देखते हैं, ब्लड रिलेशन क्या था। देखो, अब तो हम लोग अपनी फैमिली को ऐसे लाइटली लेते हैं कि फैमिली ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि भाई हम जो एक साथ रह रहे हैं वो फैमिलीज़ हो गए हैं, वो जो फूड शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ, वो फैमिलीज़ हो गए। और या फिर टेक्निकली जो माना जाए, टेक्निकली जैसे कि, और जो दूर के जो हो गए, मतलब कि जैसे एक फैमिली के दूर के जो रिलेटिव्स हो गए, उसको हम लोग किंग फॉक बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो लॉन्ग लॉन्ग चेन हो गई है, जैसे कि इस टाइम पे ये चेन है, ठीक है। अब इस चेन के काफ़ी पीछे जो लोग रह गए हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव्स बोल देते हैं, जिसके लिए ऐसे वर्ड यूज़ किया गया है, किन फॉक। ठीक है, अब नॉर्मली जो ये था, अब ठीक है, अब इसमें भी लोगों ने वो चीज़ें निकालना शुरू कर दी कि भाई अब तुम ये बताओ कि कज़न्स को जो है फैमिली में ऐड करोगे, ब्लड रिलेशन में ऐड करोगे, या फिर कज़न्स को नहीं ऐड करोगे, क्योंकि दूर के कज़न को तो हम लोग रिलेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो फिर हमें क्या होता है, हमें ना राजाओं की जो फैमिलीज़ होती थी, अलाइड फैमिलीज़ होती थी, उनके बारे में हमें इजीली पता चल जाता है। लेकिन क्या चीज़ डिफ़िकल्ट होता है कि ऑर्डिनरी पीपल की फैमिलीज़ के बारे में पता चलाना। तो फिर इसके बारे में भी लोगों ने, मतलब कि स्कॉलर्स ने जितना वो पता चला पाए उतना उन्होंने पता चलाने की कोशिश करी है। ठीक है, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। अब पैट्रिलिनी तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, ये तो हर किसी को पता है कि पैट्रिलिनी होता क्या है, कि फादर की प्रॉपर्टी जो है वो फादर के पास जाएगी, फादर की प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटे के पास ट्रांसफ़र होगी, उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे के पास ऐसे ट्रांसफ़र होगी। तो ये हो गई पैट्रिलिनी, मतलब कि हमेशा जो है मेल की वो चीज़ें मेल के पास जो है ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, हाँ।
देखो भाई, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी थी उस पे जो बेटे थे वो अपना क्लेम कर सकते थे कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। अब जैसे कि ये तो पता ही है कि महाभारत की जो पूरी लड़ाई है वो इसी बेसिस पे हुई है कि भाई कौरव यूँ कह रहे हैं कि हमारे पापा राज कर रहे हैं तो फिर हमारे की है, तो फिर पांडवास क्या कह रहे हैं कि हमारे पापा ने तुम्हारे पापा को दी थी, तो फिर ये जो चीज़ है वो हमारी है। जो ये सब लोग कहाँ के थे, कुरु डायनेस्टी के थे, ठीक है। कुरु के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कुरु एक महाजनपदाज में से एक थी, ठीक है, बहुत सारी महाजनपदाज में से एक थी, ठीक है। अब क्या होता है कि ठीक है, महाभारत इसी के ऊपर है, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि जो बेटे होते हैं, सन्स जो होते हैं, वो अपनी क्लेम कर सकते हैं रिसोर्सेज को जो कि उनके पापा के थे, ठीक है, उनके मरने के बाद। लेकिन कई जगह क्या होता है, कई जगह की सन्स नहीं होते, कई जगह ऐसे होते हैं बिना बेटे के, तो फिर वो ऐसे डेथ हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो ब्रदर्स होते हैं ना, ब्रदर्स सक्सीड कर लेते हैं अपनी उस किंगडम को, मतलब जाएगी लड़के के पास ही, भले ही वो भाई हो, बेटे हो, या फिर कोई भी हो। लेकिन हमें एक्सेप्शंस हर जगह मिलते हैं। एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं प्रभावती गुप्त का, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो भाई, राजाओं के लिए तो पैट्रोलिंग की बिल्कुल भी वही थी नहीं, क्योंकि ये कोई यूनिक चीज़ नहीं थी रूलिंग फैमिलीज़ के बीच में, जैसे कि अभी भी कोई यूनिक चीज़ नहीं है। लेकिन अभी तो खैर बहुत सारे लॉज बन गए हैं, लेकिन पहले तो वो भी नहीं थे ना। तो फिर पहले क्या था कि ऋग्वेदा में लिखा हुआ था, और ऋग्वेदा में लिखा हुआ है तो फिर सब लोग मानते थे। लेकिन सब लोग मानते थे हम लोग नहीं कह सकते, ये कह सकते कि हाँ, वेल्दी पीपल मानते थे, ब्राह्मणास को भी इंक्लूड करके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं, देखो इसमें बस ये एक रिचुअल के बारे में बता रखा है कि जो हिंदू वेडिंग्स होती हैं उसमें ये ऐसे बोला जाता है, मतलब कि जो प्रिस्ट होता है वो ऐसे बोलता है, आई फ्रीयर फ्रॉम द, मतलब कि ऐसे कि इसके फादर से अब हम लोग इस औरत को किसको दे रहे हैं, इसके हस्बैंड को दे रहे हैं। अब इस हस्बैंड की जो है, हस्बैंड की पूरी वो है, क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वाई किंग फॉक्स क्वारल, किंग फॉक्स में लड़ाइयाँ क्यों होती थी, ठीक है। अब देखो, जैसे कि पांडव और कौरवाज में क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी। कौरवाज लड़ाई क्यों हुई थी कि ये तो भाई सबको स्टोरी पता है नॉर्मली, क्या ही मैं बार बार बताती हूँ तुम्हें, कि जो धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े भाई थे, ठीक है, लेकिन क्या थे, वो अंधे थे, ठीक है, ही कांट सी। तो फिर क्या होता है कि पांडु जो उनका भाई होता है, हाँ, पांडु जो उनका भाई होता है उसको राजा बना दिया जाता है। लेकिन पांडु की डेथ के बाद क्या होता है कि उसके जो बेटे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो फिर जो राजगद्दी दे दी जाती है उसके भाई को दे दी जाती है। जैसे कि हमने देखा कि बच्चे नहीं हुए या फिर बच्चे छोटे हों तो फिर वो राजगद्दी भाई को दे दी। अब तब वो ये लोग बड़े हुए, पांडवास तब बड़े हुए, पाँचों के पाँचों पांडव तब बड़े हुए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से जाके बोला कि भाई अब हमें हमारा राज्य वापस दे दो। लेकिन फिर धृतराष्ट्र के जो बेटे थे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पापा का है तो फिर वो मुझे मिलेगा। तो फिर ऐसे ऐसे जो है लड़ाइयाँ हो जाती थी। अब रूल्स क्या थे, मैरिज के रूल्स क्या थे, ये देखते हैं। देखो भाई, अब जैसे कि सन्स का माना जाता था कि सन जो है वो कंटिन्यू करेंगे किसी भी प्रिविलेज को या फिर किसी भी उनकी डायनेस्टी को, जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे राज करके। लेकिन डॉटर्स के मामले में पूरा उल्टा था। डॉटर्स का जो कुछ भी क्लेम नहीं होता था रिसोर्सेज पे, हाउस होल्ड रिसोर्सेज पे कोई भी क्लेम नहीं होता था। बस उनको क्या था, उनकी एक फैमिली, उनकी शादी कर दी जाती थी। शादी कहाँ पे होती थी, देखो कहाँ पे, आउटसाइड द किंग, मतलब कि अपने गोत्र से बाहर या फिर अपने किन या फिर अपनी फैमिली से बाहर, मतलब फैमिली से बाहर, ठीक है। तो एक्सोगेमी बोलते हैं इस टाइप की मैरिज को। मैरिज होती है, देखो मैरिज के यहाँ पे टाइप्स बताए हुए हैं, एक्सोगेमी, एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है, किन फॉक के अंदर, मतलब फैमिली के अंदर, जैसे कि कजिन में या फिर सेम कास्ट में कर दी, ठीक है, उनको बोलते हैं एंडो मतलब अंदर, ठीक है। फिर तो एक्सोगेमी, एक्सो मतलब कि यूनिट से बाहर, आउटसाइड द यूनिट, ठीक है। फिर पॉलीगैनी क्या होता है कि ऐसे जैसे एक मैन है, उसकी सेवरल बहुत सारी वाइफ्स है, जैसे कि बहुत सारे जो थे राजा थे, उनकी राजाओं के तो यूजुअली ऐसा होता है बहुत सारी वाइफ्स होती थी, ठीक है। और फिर पॉलीगैनी का मतलब होता है एक राजा की बहुत सारी वाइफ्स, एक मैन की सेवरल वाइफ्स। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक वुमेन के सेवरल हस्बैंड्स। इसका बस हमें एक ही एग्जाम्पल मिलता है, द्रौपदी का, ठीक है। अब उसकी भी हम लोग स्टोरी देखते हैं कि आखिर कैसे लोगों ने इसको अलाउ कर दिया या फिर कैसे हुई ये चीज़, ठीक है।
हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि एक्सोगेमी होती थी आउटसाइड द फैमिली या फिर आउटसाइड द किन जो थी वो मैरिज होती थी, ठीक है। अब जो हाई स्टेटस वाले लोग थे ना, वो लोग क्या सोचते थे कि राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ मैरी कर देना लड़की की बहुत ही सही चीज़ है, और इसी से वर्ड आया कन्यादान, जो कि अभी भी हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ये फादर की जो थी ड्यूटी थी कि इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी फादर की कि दे शुड मैरी देयर गर्ल एट द राइट टाइम एंड विद द राइट पर्सन, ओके। अब देखो जैसे नए नए टाउन्स, ये चीज़ क्या हो गया हमारे, ये मैरिज के हमने टाइप्स देख लिया, और जो बेस्ट मैरिज होती थी ये भी हमने देख लिया कौन सी मानी जाती थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि नए नए टाउन्स बन गए, तो फिर लोग इधर से उधर जाने लगे थे। मैंने बताया था आपको सेकंड चैप्टर में कि ट्रेड वगैरह होने लगा था। तो फिर क्या होता है कि जो अर्बन मेलुआस जो लोग थे ना वो प्रोडक्ट शेयर कर रहे थे, तो फिर वो एक दूसरे से मिलते थे, तो वो आइडियाज़ शेयर करते थे। जैसे कि एक रूरल आदमी है, वो एक अर्बन आदमी से मिलेगा, तो फिर वो अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। वो अपने आइडियाज़ शेयर करते थे ना, तो फिर तब उन्हें पता चलता था कि ये जो रूल्स हैं ये किसके द्वारा लिखे गए, ये ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें फॉलो करें, और हम इन्हें फॉलो क्यों करें। बल्कि जो क्वेश्चंस थे ना वो ऐसे उठने लगे थे कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने लगा, ठीक है। तो फिर ये जो मेजरली जो रूल्स थे ये किसने बनाए थे, ये ब्राह्मणास ने बनाए थे, ठीक है। ये संस्कृत टेक्स्ट वगैरह में इन्होंने लिखे हुए थे, सूत्रास और धर्मशास्त्रास में लिखे हुए थे। मनुस्मृति जो है वो देखो रूल्स कहाँ कहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है। एक तो ब्राह्मणास के टेक्स्ट में लिखे हुए थे, वो टेक्स्ट कौन कौन से थे, सूत्रास और धर्मशास्त्रास में, ठीक है, धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास। फिर उसके बाद मनुस्मृति में लिखे हुए थे 200 BC से ये जो है ये कंपाइल की गई थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखो अब ब्राह्मण जो थे वो इस चीज़ को यूनिवर्सल बोलते थे कि भाई इन चीज़ों को यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये डिवाइन है, अगर कोई इनको फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो जो है वो हमारे उससे बाहर है। और किंग को वो लोग फोर्स करते थे कि भाई तुम इन्हें फॉलो करवाओ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर ब्राह्मणास के धर्मसूत्रास के हिसाब से 8 टाइप्स की मैरिजेस होती थी, ठीक है। उनमें से जो फर्स्ट 4 होती थी वो क्या होती थी, वो गुड कंसिडर की जाती थी, और जो उसके बाद की जो 4 होती थी वो मानी जाती थी कि ये ख़राब है और वो नॉन एक्सेप्ट। देखो अब हम लोग देख रहे हैं द गोत्रा ऑफ वुमेन, ठीक है। अब ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के हिसाब से गोत्रास क्या होते थे, गोत्रा होती थी एक वैदिक शीर होती थी, जैसे कि बहुत ही ऐसे पुराने ज़माने से कि हाँ जहाँ से ये जो चीज़ है ये शुरू हुई है, कि ये फैमिली जहाँ से शुरू हुई है तो उसकी ऐसे से उसी के जो गोत्रास होते थे वो होते थे, ठीक है। हाँ गोत्रास तो सब लोग नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। लेकिन वुमेन के लिए क्या होता था कि उनको क्या होता था कि अपने जो फादर, वुमेन को एक्सेप्ट करना होता था अपने फादर का गोत्रा, और शादी के बाद अपने हस्बैंड का गोत्रा, ठीक है। ये उनको जो है अडप्ट करना होता था, और जो मेंबर्स होते थे वो सेम गोत्रा में मैरी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि वो डिसेंडेंट्स हैं एक दूसरे के मतलब कि वो कज़िन्स या फिर ऐसे ब्रदर सिस्टर माने जाते थे, ओके। सो दे कांट, है ना। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली ऐसा होता था, लेकिन जैसे कि हमने शुरू में ही देखा कि लोग इसको क्या करने लगे थे, क्वेश्चन करने लगे थे इन चीज़ों को। तो फिर यहाँ पे हमें सातवाहनास का एक क्या मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हर कोई था वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता था। जो सातवाहनास जो रूलर थे, पहली बात इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का क्या किया था, ब्राह्मणिकल बहुत सारी चीज़ों का क्या डिसोबे किया था, ठीक है। इन्होंने ये कौन थे, ये राजाज थे, वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया था 2nd सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। अब इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो मिले हैं हमें, तो उससे हमें फैमिली टाइज और मैरिजेस के बारे में हमें कुछ कुछ पता चला है। देखो अब इसमें आप देखोगे कि नाम दिया हुआ है सातवाहना रूलर का, राजा गौतमीपुता मतलब कि क्या, मदर का गोत्र इन्होंने लगाया हुआ है गौतमी, ठीक है। मदर का नाम इन्होंने नाम के बीच में लगाया हुआ है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस में, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखो जो सातवाहना जो रूलर थे ना, एक तो ये पॉलीगैनिया
पॉलीगैनियस थे। ठीक है, पॉलीगैनियस का मतलब कि होता है कि बहुत सारी वाइफ्स थी इनकी। ठीक है, मोर देन वन वाइफ थी। ओके, और जो वुमेन मैरी के बाद वुमेन के जो नाम हमें मिले हैं, गोत्रास जो हमें मिले हैं, देखो वुमेन के गोत्रास क्या थे, गौतमा और वशिष्ठा, जो कि उनके फादर के थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी को कंटिन्यू रखा फादर के गोत्रास को। जैसे हमने गौतमी पुत्र दिखा, वशिष्ठा पुत्र देखा, है ना। तो इन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। इन्होंने अपने हस्बैंड के जो गोत्र थे वो अडॉप्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये पॉलीगैमी करते थे, पॉलीगैनियस थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये अपने मदर का गोत्रा लगाते थे, और इन्होंने अपने जो फादर के गोत्रा को कंटिन्यू रखा, अपने हस्बैंड के गोत्रा को क्या है नहीं रखा कंटिन्यू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। ऐसे एक्सेप्शंस मिलते हैं, जैसे वशष्ठी पुता। ठीक है, पुता मतलब सन। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, और देखो, और इन्होंने क्या चीज़ का वो किया, जैसे कि ब्राह्मण्स ने क्या बोला था, एक्सोगैमी जो है मैरिज करनी चाहिए। लेकिन इनकी जो मैरिज थी वो हमें एंडोगैमी मिली, मतलब कि एक ही जो कुल में जो है, एक ही किंग फॉल में इन्होंने शादियाँ की हैं। देखो इन्होंने कौन कौन से रूल्स तोड़े हैं, एक्सोगैमी की जगह एंडोगैमी कर ली। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद इन्होंने पॉलीएंड्री कर ली। फिर मदर का गोत्रा लगाते थे, मदर्स जो थी जो इनकी, वो फादर का ही गोत्रा लगाती थी, ना कि अपने हस्बैंड का लगाती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो ब्राह्मणिकल रूल्स थे वो फॉलो नहीं किए। वर मदर्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई, सातवाना रूलर्स जो थे वो तो अपने मम्मी का नाम लगाते थे, तो फिर उनके लिए तो भाई मदर्स काफ़ी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती थी। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया है कि इधर थ्रोन, लेकिन थ्रोन फिर भी पैट्रिलिनियल था, मतलब कि जो सक्सेशन जो था वो फादर से अपने सन को ही मिलेगा। लेकिन मदर्स इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने क्या लगाया था, अपने मम्मी का गोत्र लगाया था। लेकिन यहीं पे हम लोग ये देखते हैं अ मदर्स एडवाइस। देखो महाभारत में क्या होता है कि तब इससे द्रौपदी से शादी करने के बाद तब युधिष्ठिर की शादी होती है द्रौपदी से। ठीक है, तब वो अपनी मदर के पास जाते हैं, तो फिर उनके मदर ऐसे बोलती हैं कि ठीक है, जो भी तुम लाए हो वो क्या करो, एक दूसरे के साथ क्या कर लो, बांट लो। अरे नहीं, ये दूसरी स्टोरी है। ये कौरवाज वाली स्टोरी है कि जो कौरव जो थे वो उनकी मम्मी थी गांधारी। ठीक है, तो गांधारी ने उनको बोला था, अपील की थी कि भाई ये युद्ध वगैरह मत करो, इससे कोई भी प्रॉफिट जो है वो तुम्हें नहीं होगा, तुम अकेले रह जाओगे। तो ऐसे दुर्योधन को जो थी वो एडवाइस दी थी, लेकिन दुर्योधन ने इनकी एडवाइस की पालना नहीं की। तो हमें पता चलता है कि मर्जी होती है कि अगर कोई फॉलो करना चाहे मम्मी की एडवाइस या फिर नहीं करना चाहिए। तो सातवानाज तो हमने देखा भाई बहुत ज़्यादा जो थे वो रिस्पेक्ट देते थे अपनी मदर को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे, देखो अब हमें तो ये पता ही है कि सोशल डिफरेंसेस जो है वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रास में जो थे वो ब्राह्मण से लिखे थे। अब उसमें क्या किया था, उसमें उन्होंने रैंक दे दी थी। ठीक है, ऐसे चार चार में डिवाइड कर दिया था, और फिर उन्हें क्या दे दी थी, रैंक दे दी थी कि जो सबसे पहले तो जो आ गए हैं ब्राह्मण्स आ गए हैं, फिर क्षत्रिय आ गए हैं, क्षत्रिय के बाद वैश्य और शूद्र आ गए हैं। ठीक है, ये ऐसे, और शूद्रास को इन्होंने क्या बोल दिया था, अनटचेबल। सो भाई साहब तुम तो ठीक है ना। फिर उसके बाद द राइट ऑक्यूपेशन, इन्होंने क्या बोला था कि अब ये ऐसे बोल दिया था कि तुम्हारे लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन है जो कि पहले से ही डिसाइडेड है। ठीक है, अब वो ब्राह्मण्स के लिए क्या क्या ऑक्यूपेशन था, वो पढ़ते थे और पढ़ाते थे, वेदास को परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ वगैरह करवाते थे। ठीक है, और क्षत्रियास को क्या था, वार होती थी, उसमें वो एंगेज रहते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, लोगों को स्टडी करते थे वेदास की। ठीक है, और गिफ्ट देते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, ये परफॉर्म करते थे। और वो ये तो इनके लिए सेक्रीफाइस किए जाते थे, कौन करवाते थे, ब्राह्मण्स करवाते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड जो थे वो ऑक्यूपेशन के थे, वैश्य ऑक्यूपेशन में लगे रहेंगे, और एग्रीकल्चर वगैरह, पास्टोरलिज्म, ट्रेड वगैरह में लगे रहेंगे। और जो शूद्रास थे वो किस में, वो क्या करेंगे, सर्व करेंगे जो ऊपर के तीन जो वो हैं वर्ड्स हैं उन्हें। तो फिर अब भाई, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसी चीज़ हो गई ना कि शूद्रास भाई क्यों ही मानेंगे इनकी, कि भाई हम क्यों माने, शूद्रास ने से उठाई। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो ये थे ब्राह्मण से, इन्होंने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए
कौन कौन से तरीके ढूंढे इनसे अपनी बात मनवाने के लिए। पहले तो उन्होंने बोला वरना ऑर्डर वॉज डिवाइन, डिवाइन है भाई, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ये डिवाइन चीज़ है, ये तुम्हें माननी पड़ेगी। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला, किंग को एडवाइस दी कि भाई तुम इंश्योर करो कि ये सारी जो नॉर्म्स हैं ये फॉलो किए जाएँ, ठीक है, तुम्हारी किंगडम में। और थर्ड उन्होंने क्या किया कि लोगों को ऐसे बोला कि उनका जो स्टेटस है वो पहले से ही बर्थ से डिटरमाइन है, ठीक है, अब इसमें कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं हो सकते। और जैसे कि अब हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा महाभारत के टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सोशल रूल्स, इसमें बेसिकली क्या है, स्टोरी बताई गई है, एकलव्य की स्टोरी बताई गई है। एकलव्य जो थे वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग के थे, वो निषादा जो थी उस कम्युनिटी से एकलव्य जो हैं वो बिलोंग करते थे, ठीक है। अब वो एकलव्य का मन था कि भाई अब मेरे को तो आर्चरी सीखनी है, मेरे को तो तीरंदाजी सीखनी है, तो फिर वो जाते द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य मना कर देते कि भाई मैं तुम्हें कैसे सिखाऊँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम्हारा ये काम नहीं है, ये तो बस क्षत्रियों का काम है। तो फिर एकलव्य क्या करते हैं कि एक ये निषाद होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपना मतलब कि एक स्टैचू बना लेते हैं उसका, किसका, द्रोणा का स्टैचू बना लेते हैं और आर्चरी सीख लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब तब ये आर्चरी कर रहे होते हैं ना, तो फिर एक क्या होता है, एक डॉग आता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि एकलव्य क्या करता है कि 5 की 5 तीरें जो हैं वो डॉग के माउथ में ऐसे डाल, सॉरी 7, 5 नहीं 7, 7, ठीक है, वो डॉग के माउथ में ऐसे 7 की 7 जो तीर हैं वो डाल देते हैं। तो फिर अब वो डॉग जो घूमता घूमता द्रोणा के पास आता है, द्रोणाचार्य के पास, अर्जुना उनके सबके पास आता है। तो फिर वो लोग देखते हैं कि भाई ये कौन है तगड़ा आदमी, क्योंकि द्रोणा ने क्या था, अर्जुन को ऐसे प्रॉमिस किया था कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो तीरंदाजी होगे वो तुम ही होगे, आर्चरी सबसे बेस्ट तुम्हें ही आएगी। तो फिर उसको देख के अर्जुना द्रोणा को बोलते हैं कि भाई देखो इसने तो ये कर रखा है, देखो मेरे से भी बड़ा कोई है आर्चरी में। तो फिर क्या होता है कि द्रोणा जो होते हैं वो एकलव्य के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारा राइट थंब का अंगूठा दे दो, जिससे कि मैं मतलब कि उन्हें पता चलता है कि भाई मेरे को टीचर मान रखा है। तो फिर वो उसके पास जाता है कि राइट थंब का अंगूठा दे दो, राइट थंब दे दो, सॉरी राइट हैंड का थंब दे दो। फिर उसके बाद वो जो वो थे वो रिमेनिंग फिंगर्स से अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो द्रोणा ने लास्ट में क्या बोला, देखो भाई मैंने तुम्हारी प्रॉमिस जो था वो रख दिया था। अब हमें इससे ये पता चलता है कि मतलब अपने प्रॉमिस को रखने के लिए कैसे उन्होंने उसका अंगूठा भी काट लिया, वो कितने टैलेंटेड थे जो उन्होंने बस एक मूर्ति से सीख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये भी मिलता है, देखो नॉन क्षत्रिय किंग्स भी होते थे, किंग्स भी थे ये जैसे कि ब्राह्मण्स ने ऐसे ब्राह्मण्स ऐसे बोलते थे। अब अपन को यहाँ पे सब जगह पे पता चल रहा है कि ब्राह्मण्स की सारी बातें जो है वो काटी जा रही हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि उन्होंने बोला कि बस क्षत्रिय ही किंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें क्षत्रिय जो हैं वो किंग नहीं थे। ओके शास्त्रार्थ में ये था कि बस क्षत्रिय ही किंग रहेंगे, लेकिन बहुत सारे हमें वो मिले हैं सोशल बैकग्राउंड। देखो जैसे कि मॉरियंस थे, मॉरियंस का सोशल बैकग्राउंड जो था, मॉरियंस जो थे वो लो ओरिजिन से थे, लो कास्ट के थे, और फिर भी वो क्षत्रिय थे, ठीक है। हाँ फिर भी क्षत्रिय नहीं, सॉरी, फिर भी उन्होंने जो था रूल किया था और वो काफ़ी बड़ा एम्पायर उन्होंने फैलाया। और जो शुंगाज और कानवाज जो थे वो ब्राह्मण्स थे जिन्होंने रूल किया था, ठीक है। ये जो एक्सेप्शंस हैं ये याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद है। मॉरियंस थे एक तो, वेट, देखो कौन कौन थे, मॉरियंस थे, मॉरियंस क्या थे, लो ओरिजिन से थे। शुंगाज और कानवाज थे जो कि ब्राह्मण्स थे, ठीक है, जो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वो किया। आपने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है कि मॉरियंस ने कितने अच्छे से राज किया था। तो फिर अब इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं था कि भाई क्षत्रिय को ही बर्थ से राइट है, तो फिर अब इसके खिलाफ आवाज़ भी उठने लगी, ठीक है। अदर रूलर्स जो शाकास, देखो शाकास भी थे, वो अलग हैं, ये जो ऊपर थे ना ये शुंगाज हैं, और ये हैं ये जो शाकाज हैं, ठीक है। जो शाकाज थे वो किससे थे, वो मलेच्छा से थे। मलेच्छास क्या होते हैं, मलेच्छास होते हैं आउटसाइडर्स, ठीक है, बारबेरियन या फिर आउटसाइडर्स होते हैं मलेच्छास। मतलब कि आप सोचो जिनको बारबेरियन ही बता दिया उन्होंने ब्राह्मण्स ने, और वो भी राज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है रुद्रदमन जो है वो हमने पहले की क्लास में पढ़ रखा है। ये बहुत ही पावरफुल थे और इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। ये भी एक मेलच्छा थे, सोच सकते हो कि कितने पावरफुल राजा थे, और ये भी मेलच्छा थे, ठीक है। अब आपको ये सारे एग्जाम्पल्स को याद करके रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो देखो अब ये थे
सातवाहना डायनेस्टी के जो ये थे गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, ठीक है, ये जो थे ये ब्राह्मण के रूल्स को क्या था बहुत ऐसे फॉलो करते थे। और इन्होंने क्या किया था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज, सॉरी इंटर मैरिज नहीं होगी। इंटर मैरिज किसके बीच में? 4 वर्णों के बीच में। लेकिन बाद में इन्होंने खुद ने ही जो थी वो मैरिज करवा दी थी, ठीक है, इंटर मैरिज करवा दी थी। मतलब कि अब आप देख सकते हो कैसे राजा भी अपनी चीज़ को क्लेम करके और फिर उस पर अपहोल्ड नहीं कर पाते हैं। और ठीक है, और इंटरकास्ट जो मैरिज थी, इंटरवर्णा जो मैरिज थी वो करवा दी थी। अब हमने देख लिया कैसे नॉन क्षत्रिय किंग्स होते थे और कास्ट वगैरह क्या होती थी, ये सब हमने देख लिया। कास्ट, नॉन क्षत्रिय किंग्स, और ये भी देख लिया मदर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक है। राइट ऑक्यूपेशन जो होता था वो हर एक कास्ट को होता था, ठीक है। मतलब कि एक एक ऑक्यूपेशन जो था वो उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि तुम्हारे लिए यही ऑक्यूपेशन जो है वो सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब जातीज क्या होती थी ये देखते हैं। अब देखो जैसे कि वर्णा तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, वर्णा तो 4 होते थे, लेकिन जो जातीज होती थी ना, अब ये जातीज कौन किसको कह दिया जाता था? जो 4 वर्णाज में, जो 4 वर्णाज में जो थे वो इंक्लूड नहीं होते थे ना। जैसे कि वर्णाज के तो ऑक्यूपेशन डिसाइड कर दिए, लेकिन और भी तो ऑक्यूपेशन होते हैं जो इनमें इंक्लूड नहीं होते थे, जो इनको लगता था कि इनमें तो फिक्स हो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो उनको क्या बोलते थे कि भाई ये है अलग से जाति। अब ब्राह्मण्स ने क्या बोला कि जातीज भी वर्णास की तरह क्या है, बाय बर्थ बेस्ड ऑन बर्थ है, ठीक है। और ये 4 वर्णास में जो जो चीज़ें नहीं होती थी, वो जो चीज़ें थी वो उन आदमियों को जाति इसमें बता दिया था। जैसे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर, जो निषादास थे, जो कि एकलव्य थे, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हो गए, ठीक है, सुनार वगैरह हो गए। अब इनको किस उसमें क्लासीफाई करें, तो फिर उनको क्या बोल दिया था, तुम अलग अलग जाति के हो, ठीक है। तो फिर अब हम इन्होंने क्या बोला कि जाति का भी बाय बर्थ होता है, ठीक है। बर्थ से ही राइट होता है कि हाँ भाई ये जाति यही काम करेगी। लेकिन कई बार हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें गिल्ड्स के बारे में पता चलता है, सिल्क वीवर्स के बारे में। तो फिर क्या होता है कि गुजरात के गिल्ड्स होते हैं, सिल्क वीवर्स होते हैं, वो क्या मंडेसर चले जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जाके, अब ब्राह्मण्स का तो ये कहना था ना कि भाई एक जाति के लोग वो वही काम करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या सुना कि इस ये जो राजा है ये बहुत ही अच्छा है, तो फिर हम चलो इस वाले राजा के राज्य में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या, वो लोग वहाँ पे जाके जो उन्हें काम मिला वो वाला काम करने लग गए। अब भाई सिंपल सी चीज़ है, अब जो काम तुम यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम कहीं और जाते हो, अगर उस काम की वो वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, तो फिर तुम अपना ऑक्यूपेशन अलग ही ढूंढोगे, अदर ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर लोगे। तो ऐसे ही होने लग गया, मतलब कि जो ब्राह्मणास की जो जाति वाली चीज़ थी वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। यहाँ पे भी सोशल मोबिलिटी की वजह से उसके भी हमें क्या मिल गए हैं, नेगेटिव चीज़ें मिल गई हैं, जिसमें वो चीज़ फॉलो नहीं होती थी। कई बार क्या होता था कि एक ही आदमी जो है वो बहुत सारे ऑक्यूपेशन भी करता था, ठीक है। जैसे कि वो क्राफ्ट का भी काम कर रहा है, तो फिर वो कुछ और काम कर रहा है, मतलब कि ये टाइम आ गया तो फिर ये वाला काम करने लग गया, कुछ भी, ठीक है। बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन। हाँ देखो, अब इसमें सिल्क वीवर्स नहीं, टाइगर लाइक हस्बैंड, यस, अ टाइगर लाइक हस्बैंड। अब इसमें क्या है, ये स्टोरी है किसकी, पांडवास की, जिसमें कि भीमा की जो हिडिंबा है, जो भीमा से शादी कर लेती है, वो तो राक्षस होती हैं लेकिन वो उससे शादी कर लेती है। तो फिर अब इसमें भी क्या है, वो ब्राह्मणास का वो क्या है जो फॉलो नहीं हो रहा है कि 4 वर्णास के बीच में भी ये तो बिल्कुल राक्षस है, जो कि बिल्कुल ही अलग हैं, जो कि क्षत्रिय से शादी कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 वर्णास के इंटीग्रेशन के बाद भी देखो क्या क्या होता था कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे ना, उन्होंने क्या बोला कि ये जो वर्णास के बाहर के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज लोग हैं, एनिमल लाइक लोग हैं, ये हंटिंग गैदरिंग करते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह हैं, निषाद वगैरह हैं, जिसके एकलव्य थे, ठीक है। ये लोग क्या हैं, ये लोग बिल्कुल ही बाहर हैं, ठीक है, ये अनटचेबल है, ये बिल्कुल ही अनसिविलाइज लोग हैं, जो कि हमारी चीज़ों को क्या है फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मेलच्छा वगैरह, उनको मेलच्छा बोल दिया जाता था, ठीक है। जो भी लोग ब्राह्मणिकल टेक्सेस को नहीं मानते थे उन्हें वो अनसिविलाइज बोल देते थे, और फिर उन्हें क्या बोल देते, मेलच्छाज हैं ये, ठीक है, ये लोग बिल्कुल ही अलग हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं बियॉन्ड द 4 वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो अब ब्राह्मण्स ने क्या बोला कि रिचुअल्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों को अनटचेबल्स कहना शुरू कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया कि भाई तुम लोग तो अनटचेबल्स हो। अब अनटचेबल्स किन किन को बोला, देखो वो प्योर नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे बोल दिया। अब जो अनटचेबल्स होते थे ना, अब उनके लिए क्या क्या वो चीज़ें थी,
कि कौन अनटचेबल्स होते थे या फिर वो क्या काम करते थे या फिर वो कैसे रहते थे, ठीक है। वो जो अनटचेबल्स जो लोग थे ना, वो वो दूसरों का खाना खाते थे, मतलब कि ऐसे दिया हुआ खाना, ठीक है। और फिर उनको पॉल्यूटिंग जो था उनको ऐसे बताया बताया जाता था। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग हैंडल करते थे किसको, कॉप्स मतलब डेड बॉडीज़ को, एनिमल्स के डेड बॉडीज़ को, ठीक है। और ये लोग क्या, इनको चांडलाज बोला जाता था, चांडाल्स, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी जो वर्ना सिस्टम है, इसके सबसे नीचे वाले उसमें आते थे, बॉटम ऑफ हायरार्की, मतलब कि सबसे नीचे जो लोग आते थे वो अनटचेबल्स होते थे, इनको कोई टच नहीं करना चाहता था। ये गांव के बाहर रहते थे और उनको टच ही करना नहीं, उनको देखना भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग माना जाता था। तो फिर कई बार क्या होता था कि इनके हाथ में क्या बैल वगैरह कुछ दे देते थे, तो फिर ये लोग तब आएंगे तो फिर बैल बज जाएगी, तो फिर या फिर ये लोग क्लैप करते हुए आएंगे, तो फिर लोग हट जाएंगे उस रास्ते से, ठीक है। तो फिर इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती थी, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती थी, ये क्लोथ्स पहनते थे, डेड डेड जो लोग होते थे उनके क्लोथ्स पहनते थे या फिर उनके ऑर्नामेंट्स पहनते थे। और डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स मतलब बर्तन भी वो लोग डिस्कार्डेड यूज़ करते कि भाई ये काम में नहीं आ रहा है बर्तन, चलो ये चांडलास को दे देते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ, ये ना दिन में ऐसे वॉक नहीं कर सकते थे, ये लोग रात में वॉक नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मतलब कि ये क्या करने थे, मैंने आपको बता दिया, ये क्लैप करके आते थे, ठीक है। अब जो इन चीज़ों के बारे में पता कहाँ से लगता है, हम इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, फाजियांग जब आए थे, ठीक है। फाजियांग तब आए, तब उन्होंने अनटचेबल्स के बारे में बोला कि साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट, ये क्या ताली बजाते हुए आते थे या फिर कुछ भी घंटी वगैरह बजाते हुए आते थे, जिससे कि लोग क्या कर सके, अवॉइड कर सके उनको देखना, ठीक है। और जुआंगजांग ने क्या बताया, जुआंगजांग ने बताया कि ये जो थे ये स्कारवेजर्स वर फोर्स टू लिव, इनको फोर्स किया जाता था आउटसाइड रहने के लिए, कि भाई तुम आउटसाइड ही रहो, तुम अनटचेबल हो, तुम अलग ही वो हो, तुम्हें डेड बॉडी के साथ डील करना पड़ता है, डेड एनिमल्स के साथ डील करना पड़ता है, तुम्हारे डिस्कार्डेड क्लोथ्स को जो है तुम यूज़ करो, तुम हमारे साथ रहने के लायक जो हो नहीं हो। देखो अब इनके साथ भाई इतना बेकार हो रहा है, किसी के भी साथ इतना बेकार हो रहा है, तो फिर स्कॉलर्स ने क्या किया, हिस्टोरियंस ने क्या किया, ऐसे जानने की कोशिश करी कि ये सच में होता था, और ये जो चांडाल थे ये इसको मान कैसे रहे थे, कि मतलब भाई कोई भी ना माने ना ऐसे तो, ठीक है, इनको मान कैसे रहे थे, इस चीज़ के बारे में क्या था, क्वेश्चन उठने लगा। फिर देखो एक बोधिसत्व एक ग्रंथ है बुद्धिज्म का, ठीक है, बुद्धिस्ट जो है वो ग्रंथ है। तो फिर उसमें उसमें क्या है, एक स्टोरी है मतंग जटाका नाम के एक आदमी की, ठीक है। तो जो ये आदमी था, इसने क्या किया, इसने एक मर्चेंट की बेटी से जो है वो ज़बरदस्ती इसने शादी कर ली। ये जो था ये अनटचेबल था, जिसको कि देखना भी इनऑस्पियस समझा जाता था, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, इस डॉटर से शादी कर ली। और फिर उसके बाद इनका जो बेटा हुआ, और उनका जो बेटा हुआ वो क्या करता था, ऐसे ब्राह्मण्स को जो है वो खाना खिलाता था। तो फिर एक दिन क्या होता है, ये जो मतंगा होता है ये अपने बेटे के घर पे पहुंचता है, और फिर वो क्या करता है कि वो करता है, मतलब कि वो खाने खाने के लिए मांगता है। ये क्या है, इसके हाथ में बाउल होता है, गंदे से कपड़े पहने हुए होते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो इसका बेटा होता है मंडाव्या जो होता है वो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा खाना, ये ब्राह्मण्स के लिए खाना है, ठीक है। अब इतनी ही देर में जो उसकी वाइफ होती है, जिससे उसने ज़बरदस्ती शादी की थी, वो आती है। और फिर वो क्या करती है कि वो उसको आके आके मनाती है, ये दित्ता मंगलिका, ठीक है। ये आके जो है वो उसको मनाती है कि प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसे जाओ मत, कोई बात नहीं, ये वो है ना। फिर उसके बाद ये क्या कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, एक बाउल लेके आओ खाने का, और फिर उस खाने के बाउल में जो भी लेफ्ट और जो भी बचा कुचा होगा, वो क्या होगा, वो तुम जाके उन ब्राह्मण्स को खिलाओ, ठीक है। तो फिर अब इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है, क्या समझ में आता है, कि जो लोग थे वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सेम टू सेम अगर ब्राह्मण्स के साथ हो तो फिर उनको कैसा लगे, मतलब कि ये जो चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। अब बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस, अब रिसोर्स और स्टेटस वगैरह ये बर्थ के मतलब कि हिसाब से किस किस को क्या क्या मिलते थे, ठीक है। अब जैसे कि हमने देख ही लिया है सेकेंड चैप्टर में कि ये जो चैप्टर 2 में ही हम लोग जो हैं वो देख चुके हैं कि इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ लोग जो हैं वो राइज होते हैं, ठीक है। कौन से, जैसे स्लेव्स, लैंडलेस लेबर्स, ओके, एग्रीकल्चर लेबर्स, हंटर्स, फिश फॉक, पास्टोरलिस्ट,
पीजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, ये सब लोग क्या राइज होता है इनका। तो फिर इनका जो सोशल स्टेटस होता है ना, सोशल स्टेटस या फिर सोशल पोजीशन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी। जैसा कि अभी भी ऐसे होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही पहले होता था कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो इनका सोशल पोजीशन जो है वो डिपेंड होती थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जेंडर के हिसाब से प्रॉपर्टी का क्या क्या एक्सेस था। देखो जैसे कि क्या होता है कि जो तब कौरवास और पांडवास के बीच में वो लोग गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, सट्टा जो कुछ भी, ठीक है। वो लोग गेम खेल रहे होते हैं वो मार्बल्स वाला। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि युधिष्ठिर, वो डाइस वाला गेम, सॉरी मार्बल्स क्या है ना, युधिष्ठिर जो होता है वो सब कुछ हार जाता है जो भी उनके पास होता है, गोल्ड, एलिफेंट्स, कैरियट्स और स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम पूरा का पूरा, उसके सब्जेक्ट्स मतलब कि उसके जो फोर्ट में जो भी काम करते थे, जो भी उसके लिए काम करते थे उन लोगों को, उसके भाई को, और फाइनली वो किसको हार जाते हैं, अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या मैन के पास इतनी पावर थी कि वो लोगों को भी हार सकता था। मतलब क्या मैन की वेल्थ ही लोगों का माना जाता था। मतलब कि कोई भी एक राजा है, क्या जो एक राजा है क्या उसकी वेल्थ के अंडर आ रही है उसकी वाइफ और उसके भाई वगैरह। ये बहुत ही क्या है, सोचने की बात होती है, ठीक है। तो फिर जैसे कि मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि जो पैटर्नल एस्टेट होंगे वो किसके होंगे, फादर के बाद उसके सन के होंगे, ठीक है। सन के होंगे नहीं, क्या होगा कि अब मान लो अब 4 से 5 जो हैं वो बेटे हैं, ठीक है। किसी के भी 4 से 5 बेटे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर उस बाद क्या होगा कि सारे के सारे सन में इक्वली जो है वो वेल्थ जो है वो बांट दी जाएगी। लेकिन जो एल्डेस्ट होगा, जैसे कि इसमें जो है, इसमें युधिष्ठिर जो है वो एल्डेस्ट हैं, ठीक है, सबसे बड़े हैं, है ना। तो फिर जो एल्डेस्ट होगा ना उसको एक मतलब कि स्पेशल जो है वो मिलेगा, स्पेशल शेयर मिलेगा एल्डेस्ट को, ठीक है। अब देखो, अब वुमेन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। अब वुमेन को क्या चीज़ रखना अलाउ थी, जैसे कि फादर की वेल्थ तो उसे मिल ही नहीं रही है, उसे क्या मिल रहा है, उसे गिफ्ट मिल रहे हैं जो कि उसकी शादी के टाइम पे उसे मिल रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्त्री धना बोलते हैं, स्त्री धन, ठीक है, जब उसे शादी के टाइम पे मिले। तो फिर ये क्या करती है, ये इसके हस्बैंड की कोई भी इसके ऊपर वो नहीं रहती है, स्त्री धन के ऊपर ये इनहेरिटेड कर सकती है, अपने बच्चों को दे सकती है इसके स्त्री धन को, ठीक है। हस्बैंड का कोई भी इसके स्त्री धन पे कोई भी क्लेम नहीं होता है। लेकिन अगर फैमिली को या फिर उसके हस्बैंड को अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके बाद ये रख सकती है, ठीक है। या फिर ये जो प्रॉपर्टी है उसको अपने पास रख तो सकती है, लेकिन क्या उसको परमिशन नहीं थी कि हस्बैंड के उसके बिना ये किसी और को दे दे, ठीक है, वैल्यूएबल चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि प्रभावती गुप्त जो थी वो एक ही बहुत ही वेल्दी वुमेन थी। ये कुछ एक्सेप्शंस जो है मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो अपर क्लास की जो वुमेन होती थी उनके पास कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं कि उनके हस्बैंड ने या फिर उनके किंग ने उनको कोई लैंड दे दिया, कैटल दे दिया, मनी दे दी, ठीक है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस भी होते हैं मैन और वुमेन में। कैसे होंगे कि भाई अब उनके पास रुपए ही कम होंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाएंगी ना, ठीक है। हाँ देखो, अब इसमें मनुस्मृति में क्या है कि मैन और वुमेन के उसका बताया गया है कि वो लोग कैसे कैसे जो है अपने रुपए हैं वो कमा सकते हैं, मैन और वुमेन अलग अलग, ठीक है। अब देखो, मैन का बताया गया है 7 मीन्स बताए गए हैं मैन के कौन कौन से 7 मीन्स बताए गए। इनहेरिटेंस, ठीक है, जो भी उन्हें फादर से मिलेगा, फाइंडिंग्स जो भी उन्हें मिलेगा, परचेस करेंगे, कॉन्क्वेस्ट करेंगे, जीतेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वर्क करेंगे, और जो भी गिफ्ट वगैरह मिलेगा अच्छे लोगों से, ठीक है। और वुमेन के लिए क्या बताया गया है, 6 मीन्स बताए गए हैं। अब वुमेन में क्या है, वर्क का नहीं बताया गया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी नहीं बताया गया है। अब देखो, टोकन ऑफ लव मिलेगा किसमें, अपनी शादी के उसमें मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने टोकन ऑफ अफेक्शन उन्हें मिलेगा अपने फादर, मदर या फिर ब्रदर से, ओके। कोई भी वेल्थ जो है वो उसे अपने हस्बैंड से मिलेगी या फिर कोई भी उसे गिफ्ट वगैरह मिलेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। देखो, अब अभी हमने जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी पढ़ा, अब हम वर्ना एक्सेस टू प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखो सिंपल सी बात है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से जो शूद्राज हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है
अगर वो सर्वेंट्स हैं वो सबको सर्व करेंगे तो फिर वो तो सबसे गरीब ही होंगे, और ब्राह्मण्स और जो क्षत्रियाज हैं वो तो वेल्दियर होंगे ही। तो हमें जो है वो किंग्स तो भाई होते ही हैं वेल्दी, तो फिर हमें जो है वो बहुत ही कम ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं जिसमें कि जो ब्राह्मण्स हैं या फिर प्रिस्ट हैं, ठीक है, या फिर वो जो है वो पुअर हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो बुद्धिज़्म जो टेस्ट थे, ठीक है, ब्राह्मणिकल धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के हिसाब से तो वरना ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन जो बुद्धिस्ट जो लोग थे वो लोग इन चीज़ों को नकारते हैं, सोशल डिफरेंसेस को नकारते हैं, और वो इस चीज़ को भी नकारते हैं कि ये नेचुरल, बट डिड नॉट रिगार्ड दिस नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। मतलब कि ये लोग इस जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल हैं और वर्ना के सिस्टम के हिसाब से हमें ऑक्यूपेशन करना चाहिए, और ऑक्यूपेशन जो है या फिर स्टेटस जो है वो बाय बर्थ जो है वो क्लेम हो सकता है। तो फिर इधर हमें एग्जांपल भी मिलता है वेल्दी शूद्रा के नाम की स्टोरी है, ठीक है, जिसमें एक शूद्रा जो है वो वेल्दी है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है वो स्टोरी है। अब हम लोग देखते हैं एन अल्टरनेटिव सोशल स्कैनरियो शेयरिंग वेल्थ। देखो अब हमें यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं कि शेयरिंग वेल्थ की जो लोग जो थे वो अपनी वेल्थ को हैं वो शेयर भी करते थे। अब कैसे, जैसे ठीक है भाई कोई अमीर आदमी है तो फिर भाई वो तो शेयर कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब है वो कैसे शेयर करता था, मतलब कि जो सोशल स्टेटस जो उन्हें मिलता था ना वो इसी हिसाब से मिलता था कि जो इंसान है वो कितना अच्छा है और कैसा है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, जो तमिलकम जो एरिया है, तमिलकम एरिया किसको बोलते हैं, जो केरला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का और कर्नाटका का ये जो मिक्स करके जो एरिया होता था उसको तमिलकम कंट्री जो है वो बोला जाता था। तो वो उधर के जो पोइट्स और बार्ड्स जो थे वो सैंग करते थे, वो प्रेज सैंग करते थे, मतलब कि जो राजा जो थे वो उधर के चीफ्स थे। देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि चीफ्स एंड चीफडम्स, ठीक है, उसमें हमने चीफ्स के बारे में पढ़ा था। तो जो अच्छे चीफ्स होते थे ना, जो कि मतलब लोगों की हेल्प करते थे, ऐसे बताया भी था कि वो चीफ्स जो थे वो लोगों को अपनी गिफ्ट जो उन्हें मिलते थे वो अपने ऐसे लोगों में बांट देते थे, तो वो उनकी क्या करते थे, प्रेस करते थे, उनकी तारीफ़ें करते घूमते थे, उनके लिए पोएम वगैरह बनाते थे अच्छी अच्छी, ठीक है। और कई ऐसे होते थे कि जो लोग अमीर हैं लेकिन वो लोग नहीं करते, तो उनके वो नेगेटिव बातें ही करते थे उनके लिए, ठीक है। और कई ऐसे भी एक्सेप्शंस मिले हैं कि मतलब रिच और पुअर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं देखा, लेकिन उनके जो जनरसिटी के बारे में देखा। देखो जैसे कि यहाँ पे एक जो है एक पोएम है, वो किसके ऊपर है, द पुअर जनरस चीफ मतलब वही जो साउथ के एरिया में रीजन में जो लोग राज करते थे, ठीक है। ओके, पुअर था लेकिन वो जेनरस था, तो फिर उसकी क्या कर दी, उन्होंने तारीफ़ कर दी। तो इससे हमें पता चलता है कि वेल्थ के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें डिसाइड नहीं होती थी। चीज़ें किसके हिसाब से डिसाइड होती थी, चीज़ें हिसाब से डिसाइड होती थी कि उनमें क्या मतलब जेनरसिटी कितनी है, वो लोग कितने अच्छे हैं, कितने अपनी वेल्थ को जो है वो शेयर करना चाहते हैं। देखो अभी तक जो भी हमने बात की है किंग्स के बारे में किया, फिर ब्राह्मण्स के बारे में किया, तो फिर ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये आए कहाँ से, तो ये शुरू कहाँ से हुए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है, ठीक है, ये जो कि ये बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट में लिखी हुई है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी हुई है, उसमें उसका नाम है सुत्ता पिताका, ठीक है। सुत्ता पिताका में जो है वो लिखा हुआ है कि पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वो ऐसे ही रहते थे, बॉडीली फॉर्म हुए थे, तो फिर ऐसे ही रहते थे, आइडियलिकली रहते थे कि कैसे भी रह रहे हैं, कोई भी कैसे भी कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आराम से रह रहे थे। लेकिन क्या होता है कि लोगों के बीच में क्या होता है, लोग जो थे वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रीडीनेस बढ़ जाती है, तो फिर लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, ठीक है, ग्रीडीनेस ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ही सोचते हैं कि भाई अब हमारे इसको हमारी जान को बचाने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर ये लोग एक वो करते हैं, एक सेंसस करते हैं, तो फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं ये लोग, एक इंसान को वो करते हैं,
सेलेक्ट करते हैं महासमंता, महासमंता को सेलेक्ट करते हैं आ ग्रेट इलेक्ट, इन ये लोग ही इलेक्ट करते हैं इस आदमी को। और फिर ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम जो भी है रूल ऑर्डर जो भी है तुम इंस्टीट्यूशन संभालो हमारा, तुम किंगशिप शुरू करो अपनी, मतलब कि तुम ऐसे बताओ कि लॉ ऑर्डर कैसे चलेगा, ठीक है। तुम मतलब कि तुम्हें ऐसे किंग बना दिया गया और फिर उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें राइस वगैरह दे देंगे, तुम्हें खाने की चीज़ें दे देंगे। तो फिर जैसे कि अपन अभी सरकार को अपन टैक्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये यही चीज़ हो जाती है। जैसे कि उन्होंने लोगों ने क्या किया, इलेक्ट किया एक आदमी को, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो मार रहे थे एक दूसरे को, तो फिर बहुत सारा जो इविल्स जो हो रही थी, तो ग्रीडीनेस जो हो रही थी, तो फिर उसको हटाने के लिए लोगों ने एक राजा को इलेक्ट किया। तो फिर ऐसे ही जो इस कहानी से जो है वो इस थ्योरी से जो है वो बुद्धिस्ट लोग कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। मतलब कि राजा जो है वो लोगों ने ही बनाया, अगर लोग चाहें तो फिर वो उसे बदल भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा नया टॉपिक है जो हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब देखो, अब महाभारत को कैसे डिपिक्ट किया गया वो तो हमने पहले देख लिया कि महाभारत की पूरी एक बुक है वो कैसे कैसे बना दी गई। तो हमने उसमें क्या देखा था कि बहुत सारे जो टेक्स्ट थे उनके एनालाइज किया गया, किस किस में लिखे हुए थे, प्राकृत, पाली, तमिल और बहुत सारी लैंग्वेजेस में, संस्कृत में ही बहुत सारे जो थे टेक्स्ट जो थे वो लिखे हुए थे, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे मंत्रास को उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने रिचुअल्स को पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है और सुना है, और सुन के जो उनको सुनाया गया उन सब चीज़ों को उन्होंने जो है वो पढ़ा है, ठीक है। अब उन्होंने हिस्टोरियंस ने क्या किया है, अपने ऑथर्स का, एक ऑथर तो था नहीं ऑब्वियसली बात है इसलिए एस लगाया है, तो फिर ऑथर्स की जो कि लोगों में जो जो डिफरेंसेस थे वो कैसे कैसे और किस वजह से आए, वो पॉसिबली वो इस वजह से आए होंगे क्योंकि एक तो उनकी डेट, ठीक है, और उसके बाद वो ये भी माइंड में रख के बनाते हैं कि मतलब कि उस टाइम पे उन लोगों को, मतलब कि अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाते थे, ठीक है, जो भी लिखते थे, है ना। इसलिए जो महाभारत है ना, वो बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखी गई और बहुत सारे लोगों ने, हिस्टोरियंस ने उसको समझने की कोशिश की और फिर इसको पूरा का पूरा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क महाभारत को कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड कंटेंट। देखो, अब जो महाभारत थी वो उन्होंने क्या मेजरली वो कहाँ से ली, संस्कृत टेक्स्ट से ली, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत जो कि, हाँ देखो, सबसे पहले जो महाभारत किसने लिखी वो तो हमें पता ही है कि वेद व्यास जी ने संस्कृत में लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थे, लेकिन जो इनकी जो महाभारत की जो वो थी संस्कृत थी वो वेदास से या फिर प्रशस्ति जो कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ी थी उससे जो थी वो काफ़ी इजी थी, मतलब कि जो लैंग्वेज थी जो महाभारत की वो वेदास और प्रशस्ति से काफ़ी इजी थी, ठीक है। अब हिस्टोरियंस ने क्लासीफाई किया उनके फाइंड्स को दो पार्ट्स में, ठीक है। एक तो था नैरेटिव और एक था डिडक्टिव, ठीक है। नैरेटिव क्या था कि अपनी जो सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए और फिर पूरी कहानी को सुना देना, ठीक है। और डिडक्टिव क्या था, डिडक्टिव था एक ऐसे, मतलब कि डिडक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी पर्पज़ के साथ सुनाना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना पर्पज़ के साथ। जैसे कि जो भगवत गीता है जो महाभारत में, जैसे कि जो अर्जुना को श्री कृष्ण ने जो गीता के बारे में बताया, फिर कोई भी ज्ञान दिया जो कि भगवत गीता थी, ठीक है। वो डिडक्टिव के ये वो पार्ट आती है डिडक्टिव में जो कि इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो डिडक्टिव थे ना वो शुरू में नहीं थे, वो बाद में जो है वो जोड़े गए हैं नैरेटिव वाली साइड में। नैरेटिव शुरू से चलती हुई आ रही है और जो डिडक्टिव वाला पार्ट है वो बाद में जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है। और ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नैरेटिव तो सोशल मैसेजेस को ध्यान में रखते थे, ठीक है। और जो ड्रामेटिक पार्ट था स्टोरी डिडक्टिव पोर्शन प्रोबेबली एडेड लेटर। अब हम लोग पढ़ते हैं देखो, ये जो हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जो महाभारत है ना पूरा का पूरा ये इतिहास के नाम से जाना जाता है। इतिहास मतलब था इट वॉज, ये ऐसा था, ओके, इसका मतलब ये होता है, ठीक है जो कि हिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये है वॉज देयर अ रियल वॉर
दैट वॉज रिमेंबर्ड इन द एपिक, मतलब कि क्या सच में ये जो वॉर हुआ था ये क्या सच में हुआ था जो कि इस एपिक में याद किया जाता है, या फिर वी आर नॉट श्योर, हम लोग इस बारे में श्योर नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन सोचते हैं कि ये मेमोरी है, मतलब कि एक्चुअल कोई ना कोई तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, तो फिर इसका ये बड़ा चढ़ा के बोला गया, बड़ा चढ़ा के बोली गई चीज़ें हैं, जिसका कि मतलब हो भी सकता है कि ये हुआ हो, लेकिन इसके कोई ठोस जो हैं वो नहीं मिले हैं, क्या एविडेंसेस जो है वो नहीं मिले। ऑथर्स अंडर डेट्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टोरी है वो शुरू कहाँ से हुई, ये किसने लिखी और शुरू कहाँ से हुई। ये तो हमें पता है कि भाई साहब ये लिखी तो मतलब क्या ये पूरा का पूरा कंक्लूड या फिर इकट्ठा तो उन्होंने किया था, वीएस ने किया था एक काफ़ी पहले जो हमने शुरू शुरू में देखे, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ से हुई ये चीज़, ठीक है। ये प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि जो चैरियटर्स बार्ड्स जो होते थे, जो कि क्षत्रियाज के साथ बैटलफील्ड में होते थे, ठीक है। अब क्षत्रिय जो हैं वो युद्ध लड़ने गए हैं, ठीक है, युद्ध लड़ने गए हैं, तो फिर उनके साथ जो उनका रथ को चलाने वाला आदमी होगा, ठीक है, या फिर और भी जो लोग होंगे उधर जो बच के आ गए होंगे युद्ध से, वो लोग आके किसी को स्टोरी सुनाते थे। अब वो जो बार्ड्स वो क्या करते थे, वो उसको पोएम में कंपोज कर देते थे, कि पोएम बना देते थे। अब वो पोएम जो थी वो इधर से उधर, इधर से उधर वो हो गई। फिर उसके बाद अब ब्राह्मण्स ने उसे देखा, ब्राह्मण्स ने देखा भाई 5th सेंचुरी में जो था वो इन्होंने ब्राह्मण्स ने देखा कि ठीक है भाई साहब अब इस स्टोरी को तो लिखना चाहिए। और क्या होता है कि जो क्रूज और पांचालास के जो वो थे, क्या चीफडम्स थे या फिर किंग्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा इतिहास है, तो फिर इसको क्यों ना हम लोग लिखना शुरू कर दें। तो फिर इसको जो था वो लिखना शुरू कर दिया और ये स्टोरी बन गई, ठीक है। हाँ वी हाँ, तो फिर अब ये जो 200 BC से 200 सी का जो टाइम था, इसमें विष्णु की जो वर्शिप थी वो ग्रो हो गई, कृष्णा की वो है आइडेंटिफाई होने लग गई कृष्णा। तो फिर इसमें मे बी है कि ये ऐसा माना जाता है कि जो डिडक्टिव सेक्शंस जो हैं वो उसके बाद ऐड किए गए हैं, मतलब 200 से 400 सी के टाइम पे जो है डिडक्टिव, जो अपन ने पहले पढ़ा था नैरेटिव और डिडक्टिव, वो इस टाइम पे ऐड किए गए हैं। क्योंकि इनिशियली ऐसा माना जाता है कि 10,000 वर्सेस थे, और जो बढ़ बढ़ के मतलब उसमें और भी भगवान जी को ऐड कर दिया, विष्णु को ऐड कर दिया, कृष्णा को ऐड कर दिया, तो फिर वो ऐड कर करके वो 1 लाख वर्सेस तक हो गए। तो फिर ऐसे ऐसे जो ये है ये ग्रोथ हुई है इसकी, ठीक है। द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस, देखो भाई अभी इसके बारे में जैसे हमें हिस्ट्री में पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या हो गया, सर्च शुरू हो गई है कि लोग जो थे वो हिस्टोरियंस जो थे, आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो सर्च करने लग गए हैं कि क्या ये सच में था भी या फिर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक्सकेवेट मतलब खुदाई की, किसकी, हस्तिनापुर एक विलेज है मेरठ के पास में, ठीक है, उसकी की। अब ज़्यादा खुदाई तो हो नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उधर भी लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। अब उधर लोग भी रहते हैं तो फिर ज़्यादा खुदाई तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब कि क्योंकि नाम हस्तिनापुर था और जो कुरु और पांचाल के जो वो थे उसका नाम भी हस्तिनापुर था, उनकी राजधानी का नाम, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने किया खुदाई करी, तो उन्होंने क्या 5 लेवल्स में खुदाई करी, है ना, ये देखने के लिए कि वो क्या सच में ऐसा था या नहीं था। तो फिर तब उन्होंने खुदाई करी ना, तो फिर जो 2 लेवल्स थे ना उनके बाद उसमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि 2nd लेवल और 3rd लेवल में, ठीक है। कहाँ पे खुदाई करी, ये तो अपर गंगा डॉब में खुदाई करी, है ना। अब उसमें 2 मेजर जो चीज़ें मिली हैं वो ये मिली हैं कि सेकंड फेज़ में मिली है। सेकंड फेज़ में क्या मिली है, मड ब्रिक्स मिली हैं, मड के प्लास्टर मिले हैं, मतलब मिट्टी की चीज़ें मिली हैं, मतलब कि इससे रीड मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है यार रूरली एरिया था ये, मतलब कि ज़्यादा डेवलप्ड तो नहीं था, जैसे कि हस्तिनापुर को डिस्क्राइब किया जाता है कि हस्तिनापुर ऐसी राजधानी थी तगड़ी सुंदर बहुत ही अच्छी, लेकिन ऐसा उसे कुछ मिला नहीं है उधर, ठीक है। तो फिर जो 3rd फेज़ वाली जो हुई थी, फिर थर्ड फेज़ में उन्हें क्या मिले, हाउसेस मिले हैं जो कि मड ब्रिक से बने हुए हैं, बंट, हाँ मड ब्रिक से भी तो 2nd फेज़ में मिल गए, फिर ठीक है। फिर और नीचे तब उन्होंने खुदाई करी, ऐसे 5 फेजेस में खुदाई करी, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 5 फेजेस में करी। पहले फेज़ में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला, दूसरे फेज़ में उन्होंने की तो फिर उन्हें क्या मिला, तो फिर उन्हें मिले मड के ब्रिक्स, ठीक है। फिर 3rd फेज़ में उन्होंने की तो फिर 3rd फेज़ में उन्हें मिली हैं बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। अब हो सकता है कि वो और भी आगे खुदाई करते तो फिर क्या पता कुछ चीज़ अच्छी मिल जाती, लेकिन इतनी खास चीज़ें जो हैं वो इसमें नहीं मिली हैं।
क्या क्या मिला है देखो, रिंग वेल्स मिले हैं, ड्रेनेज के पिट्स मिले हैं, पिट्स मतलब कि ऐसे खड्डे हुए मिले हैं जिसमें ड्रेनेज जो है वो आता था, ठीक है, ओके। और ड्रेनिंग सिस्टम मिला है, वेल वगैरह मिले हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो फिर अब इसमें ये क्वेश्चन होता है कि यार सच में ये जो हस्तिनापुर की सिटी के बारे में इतना अच्छा फ्लोरिस्ट जो बताते थे, इतना तगड़ा जो पॉइंट्स बताते थे, वो अपने मन से ही ऐड ऑन करते थे या फिर क्या सच में उसके नाम के कुछ भी एविडेंस हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चला है। अब इसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग जो चीज़ लगती है वो होती है द्रौपदी की मैरिज, ठीक है। अब द्रौपदी की जो मैरिज थी वो क्या थी, वो पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगैमी तो क्या होता था, पॉलीगैमी क्या होता था कि एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स, ठीक है। ये वाली बात तो ठीक है मानी जा सकती है क्योंकि बहुत सारे राजाओं के भी और भी चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो द्रौपदी थी उसने पॉलीएंड्री मैरिज करी थी, ठीक है। मतलब कि एक ही जो द्रौपदी, एक लड़की के बहुत सारे जो थे वो हस्बैंड थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या सच में इस चीज़ को वो मान लिया जाता था, लेकिन अब इसमें हमें एक इसके लिए वो मिला है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो दुर्योधन, सॉरी, ये जो युधिष्ठिर होते हैं, ये सॉरी अर्जुना, युधिष्ठिर नहीं, अर्जुना, ठीक है। अर्जुना क्या होते हैं, अर्जुना को ऐसे होता है कि मछली की आंख में तीर मारना होता है, तो फिर अर्जुना मार देते हैं और फिर वो द्रौपदी को जीत लाते हैं, मतलब कि उनसे उनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद तब वो कुंती के पास जाते हैं पाँचों भाई। अब वो कुंती को बोलते हैं, अपनी मदर को बोलते हैं कि मदर हम कुछ लेके आए हैं, देखो मदर बाहर आओ। तो फिर उसकी मदर क्या बोलती है कि जो भी लाए हो वो पाँचों में बांट लो, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पर वो लोग द्रौपदी को बांट लेते हैं। अब अब होता क्या है कि ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को बांट लिया। फिर उसके बाद जो उनके जो फादर होते हैं, द्रौपदी के फादर द्रौपदा जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो इस चीज़ से बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं करने दूंगा। एक ही हस्बैंड, एक मेरी बेटी के इतने सारे हस्बैंड, मैं नहीं इनसे अलाउ करता। फिर उसके बाद वो वेद व्यास के पास जाते हैं। फिर वेद व्यास जी ऐसे बोलते हैं कि जो तुम्हारी जो बेटी है, उन्होंने क्या किया था, एक तो वो दो चीज़ें बताते हैं कि ये जो तुम्हारी बेटी है ये इंद्र की वाइफ है, और ये जो पांडवाज हैं ये सारे इंद्र के रूप हैं, ठीक है। इसलिए मतलब कि ये एक ही तरीके के हैं, इसलिए इनकी इससे शादी हो रही है, ये पहले से ही लिखा हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वो ऐसे बताते हैं कि जो शिवा से ना, इन्होंने द्रौपदी ने जो था वो पिछले जन्म में शिवा से एक वो वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुझे 5 क्वालिटीज़ वाले, 5 कोई भी क्वालिटीज़ उन्होंने गिनवाई थी कि ऐसा मुझे एक हस्बैंड चाहिए। तो फिर शिवा ने बोला कि मुझे इसकी ये सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में तो मिल नहीं सकती, तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारी 5 शादियाँ करवा देते हैं। तो इसलिए तो फिर ये चीज़ें हमें सजेस्ट करती हैं कि ये जो पॉलीएंड्री यहाँ पे हो रही है, इसके भी कुछ ना कुछ वो हो गए हैं कि बता दिया है कि इस वजह से हुई है भाई, जस्टिफाई कर दिया है एक तरीके से। और एक और तरीके से जस्टिफाई किया है, वो कौन सी तरीके से जस्टिफाई किया है कि ब्राह्मण पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसमें तो लिखा है। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ना हिमालयन रीजन में भी होता है। हिमालयन रीजन में क्या होता था कि तब वॉरफेयर में तब जो थे वो मैन चले जाते थे। मैन जो थे वो वॉरफेयर में तब चले जाते थे, तो फिर शॉर्टेज हो जाती थी वुमेन की। वुमेन की क्या हो जाती थी, शॉर्टेज हो जाती थी। तो फिर इसलिए क्या होता था कि एक ही वुमेन को बहुत सारे मैन बहुत सारे बढ़ गए और वुमेन जो है वो बहुत कम है, तो फिर ऐसे शादी करनी पड़ती थी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि ऐसा तो नॉर्मली तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो महाभारत के जो क्रिएटर्स हैं, जो भी इन्होंने लिखे हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के साथ ये वाली प्रैक्टिस करवा दी है। तो फिर इसके लिए हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि किसी भी क्रिएटिव जो लिटरेचर है उसकी वजह, मतलब कि वो सोसाइटीज़ वगैरह को इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सोसाइटी में क्या हो रहा है इस चीज़ को इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है। वो बस ये देखते हैं कि जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे कि उनकी मतलब कि
कोई भी क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है, अब उसे तुम लोग अब उसे वही सेम टू सेम सोसाइटी को बताते जाओगे तो फिर क्रिएटिव लिटरेचर तभी बनेगी, तब वो सोसाइटी वगैरह का कोई भी ध्यान वगैरह नहीं रखेगी, उसका अलग से अपना नैरेटिव होगा कि हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, ओके, वो कोई भी सोसाइटी रियलिटीज़ की साइड रिफ्लेक्ट नहीं करती है, कोई भी नहीं 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 करती है, ठीक है। हाँ, और डायनेमिक टेस्ट ये जो है ये महाभारत है, ये डायनेमिक टेस्ट है, ये तो हमें पता ही है कि ये कैसे कैसे है डायनेमिक टेस्ट, क्योंकि महाभारत शुरू में ऐसे बना, संस्कृत में बना शुरू में, लेकिन ये संस्कृत तक ही नहीं रुका, फिर उसके बाद और भी कम्युनिटीज़ के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस में जो था वो बनने लग गया ये स्टोरी जो थी। और बहुत सारी ये जो स्टोरीज़ हैं वो ओरिजिन होती गई, बहुत सारे एपिसोड्स जो थे वो डिपिक्टेड, बाकी वो और भी ऐड किए गए, और फिर ये सारे के सारे जो है ना ये किस में है, मतलब कि ये ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई है, स्कल्पचर्स में भी हैं, ये पेंटिंग्स में भी दिखाई गई हैं, प्लेस के द्वारा, डांस के द्वारा, और भी बहुत तरीके के जो नरेशंस हैं उनके द्वारा दिखाई गई हैं, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हमने इसमें क्या 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 पढ़ा है, बेसिकली देखो, इस चैप्टर में हमने शुरू में यही पढ़ा था कि कैसे कैसे जो है वो शुरुआत हुई, कैसे कैसे सोशल डिफरेंसेस होते हैं, ब्राह्मण महाभारत जो है वो कैसे कंपाइल हुई, और फिर ब्राह्मणास के हिसाब से कैसे कैसे फैमिलीज़ होती थी, कौन कौन सी फैमिलीज़ को ऐसे आइडली माना जाता था, जैसे पैट्रियार्की जो थी उसको आइडल माना जाता था। फिर उसके बाद कि ब्राह्मण्स के भी को वो चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चंस होने लग गए कि रूल्स ऑफ मैरिज जो थी उसके अलावा भी मैरिजेज होने लग गई हैं, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में टोटली हमने यही चीज़ें पढ़ी है कि कैसे कैसे जो ब्राह्मण्स थे, ज़रूरी नहीं है कि उनकी चीज़ों को ही माना जाए, उनकी चीज़ों से हट के भी चीज़ें हो रही थी सोसाइटी में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग बाद में ला सकते हैं अगर आप लोगों की डिमांड होती है तो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। इसके साथ बुक भी पढ़ लेना तो फिर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।